हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? करेक्ट आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला पॉइंट हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता। आयोजन की बात की जाए तो नई दिल्ली में किया गया। विजेता टीम इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रही, जिस टीम की कप्तान स्मृति मंधाना थी। उपविजेता की बात की जाए दोस्तों तो दिल्ली कैपिटल्स रही, और इस टीम की कप्तान मेग लैनिंग थी। संस्करण ये दूसरा था, और इसमें टोटल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा नोट देखिए दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के विजेता टीम की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस है, और महिला प्रीमियर लीग के उप विजेता टीम की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स है। ये भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। वो हर फैक्ट जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जहां जहां से आपके पाठ्यक्रम में मेंशन किया गया, सबको हमारे द्वारा दोस्तों पूरी तरह से कवर करवाया जा चुका है, और सारे क्लासेस के वीडियोज़ के PDF हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये मुंबई ने जीता है। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। विजेता की बात की जाए तो मुंबई क्रिकेट टीम रही, ये 42वां खिताब है, ये भी ध्यान रखेंगे। उप विजेता इसमें विदर्भ रहा। मुंबई टीम के कप्तान की बात की जाए तो अजिंक्य रहाणे थे, और विदर्भ टीम के कप्तान दोस्तों अजय वाडेकर थे। ये भी आप लोग अपडेट रखेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा क्वेश्चन? दोस्तों, मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो डेनियल कोलिंस ने जीता है। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा, डबल स्टार कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली हैं। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो शरद कमल। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ होगा? तो बीजिंग चीन में होगा। एग्जैक्ट लोकेशन आपका बीजिंग रहेगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ताकि ऑप्शन में यही आए दोस्तों, तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। ये आगामी नेक्स्ट दोस्तों खेल प्रतियोगिता से सुपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की बात की जाए कि आयोजन कहाँ पर होगा? तो टोक्यो जापान में होगा। टोक्यो इसका एग्जैक्ट लोकेशन रहेगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जनिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट, यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो जर्मनी ने जीता है। दोस्तों, करंट में हम लोग बात करें, हमारे क्लासेस में 2023 से स्टार्ट किए थे। 2024 के रिसेंटली करंट को पूरी तरह से अपडेट कर दिया जा चुका है, और सारे क्लासेस के वीडियोस के PDF हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। का हमारा क्वेश्चन दोस्तों, 15वें ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। आयोजन इसका दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में किया गया। विजेता इसमें ऑस्ट्रेलिया रही। उपविजेता की बात की जाए तो भारत रहा। इसमें ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान हुइस बेबजेन थे, और भारतीय टीम के कप्तान उदय सहारन थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन?
दोस्तों क्वेश्चन रखा गया भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी के सीईओ कौन बने? रघुराम अय्यर। ध्यान देंगे, सुपर क्वेश्चन रहेगा। अब यहीं पे अध्यक्ष देख लीजिए, यानी भारतीय ओलंपिक संघ की इस समय अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा है। तो सीईओ कौन है दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में? रघुराम अय्यर। और अध्यक्ष पीटी उषा है। स्थापना कब हुई थी भारतीय ओलंपिक संघ की? तो 1927 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, विशेषकर स्पोर्ट जगत के, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी हम लोग दोस्तों यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, यानी कि आपका पूरा जीके का पोर्शन, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट, इन सभी का दोस्तों पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये हमारा कंबाइंड पीडीएफ है, नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है। पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं, आपका पूरा जीके आएगा, पूरा जीएस आएगा, पूरा मिससेलेनियस आएगा, पूरा आपका दोस्तों करंट आएगा, यूपी स्पेशल, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 28 पीडीएफ में कवर किया गया है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है, एसएससी एग्जाम 2024 के नाम से। क्वेश्चंस के ट्रेंड और लेवल आप लोग जानते होंगे दोस्तों, यानी कि एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, चाहे दोस्तों आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हाल ही में दोस्तों हो ही गया, उसके बाद एमटीएस आ चुका है, जीडी आने वाली है, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों यहाँ पे कवर किया गया है। पेड फीस इसकी भी 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने। पीडीएफ से संबंधित या वैकेंसी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, डाउट है, तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, फेवरेट क्वेश्चन आपके सामने है। अब दोस्तों यहाँ पे एक सीट लगा दी है, यानी हमारा विटामिन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों को पूरी तरह से इसमें कवर किया गया है। इस सीट को आप अपडेट रखेंगे तो विटामिन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब एक तरफ विटामिन के नाम, फिर उनके रासायनिक नाम और कमी का प्रभाव, यानी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी इसमें अपडेट कर लिया गया है, ताकि आपका टॉपिक पूरी तरह से यहीं पे क्लियर हो सके। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग। सबसे पहले विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। नेक्स्ट विटामिन बी1 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है, इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 रासायनिक नाम रिबोफ्लेविन होता है, इसकी कमी से किलोसिस होता है। विटामिन बी6 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से रक्त छिड़ता और चर्म रोग जैसे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह से कैसे भी करके दोस्तों आप लोग पीडीएफ को रिवाइज रखेंगे, ताकि कोई भी टॉपिक आपका एग्जाम में मिस ना रहे। विटामिन बी12 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम दोस्तों साइनोकोबालामिन होता है, इसकी कमी से रक्त छिड़ता और तंत्र की गड़बड़ियाँ जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन सी आप लोग जानते हैं, मोस्ट ऑन क्वेश्चन है, इसका रासायनिक नाम स्क्वार्बिक अम्ल होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। और विटामिन के की बात की जाए तो फिलोक्यूनान, इसका रासायनिक नाम होता है, इसकी कमी से चोट पर रक्त का थक्का न जमना। यानी आप जानते होंगे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के है। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा मदुरई तमिलनाडु में। एग्जैक्ट लोकेशन भी हमारे द्वारा डाल दिया जाता है। क्वेश्चन कहाँ से, जो महत्वपूर्ण दोस्तों भारत के इमारतें हैं, मंदिर हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग जानते हैं सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है, हजारों बार पूछा गया है। बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों कहाँ पे स्थित है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सीट लगी है, आप लोग पूरी तरह से दोस्तों इसको अपडेट रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा मदुरई तमिलनाडु में। अब एक तरफ इमारतों या मंदिरों को नाम है, दूसरी तरफ उनकी स्थिति यानी लोकेशन हमें बताने हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले अजंता एवं एलोरा गुफा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है शांति निकेतन, जो कि बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। लिंगराज मंदिर दोस्तों भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, सूर्य मंदिर। क्या है? सूर्य मंदिर, जिसे कि काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये कोणार्क ओडिशा में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ गुजरात में है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। रामेश्वरम मंदिर दोस्तों तमिलनाडु में है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, मीनाक्षी मंदिर हजारों बार पूछा गया है,
तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है, नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, वैष्णो देवी मंदिर आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में है, और लास्ट है खजुराहो मंदिर जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में है। पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रहेंगे हर पॉइंट से। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। कंबाइंड नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का, आरपीएफ कांस्टेबल में एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी हो चुका है। एसएससी वाला एग्जाम 2024 का पूरी तरह से रेडी है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पूरी तरह से रेडी हो चुका है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों? पॉलिटी से, विशेषकर आर्टिकल से। आप जानते हैं पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सीट लगी है दोस्तों आर्टिकल से रिलेटेड, और मोस्ट वन जो क्वेश्चंस और आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं उनको इसमें कवर किया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों पॉलिटी के आपके एक साथ कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। चलिए पहले क्वेश्चन से क्या है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। नेक्स्ट, महान्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 है। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 है। किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोग मिस नहीं कर सकते। आगे बढ़िए। क्वेश्चन क्या दोस्तों, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 51 का है। नेक्स्ट, वित्तीय आपात की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360 है। और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 है। कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ से मिस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से। एक क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट, संविधान में वर्णित संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? तो ब्रिटेन से। अगला, संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। और भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो टॉपिक इसमें उठाया था वहीं पे कवर कर लिया जाता है। ध्यान देंगे। अब 4 क्वेश्चन ये हम लोग विदेशी स्रोतों से देखें, चारों ट्रेंडिंग में रहते हैं। आगे बढ़िए, 4 क्वेश्चन एक साथ देखिए। पहला है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा? तो आंध्र प्रदेश। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, एक साथ हम कवर करवा देते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। और पूरी तरह से जो ट्रेंड में होते हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए दोस्तों हम ऑप्शन नहीं रखते ताकि आपका पूरा पाठ्यक्रम कवर हो सके। अब 4 क्वेश्चन एक साथ देखिएगा। चारों दोस्तों संविधान संशोधन से हैं। पहला है, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संशोधन था जो कि 1992 में किया गया था। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन था जो कि 1987 में किया गया था। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई? तो 52वां संशोधन था जो कि 1985 में किया गया था। और अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संशोधन द्वारा हुआ? तो 65वां संशोधन था जो कि 1990 में किया गया था। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मिल जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? करेक्ट आंसर होगा 1980 से लेकर 1985 तक। क्वेश्चन कहाँ से आ गया? पंचवर्षीय योजना। आपका एवरग्रीन टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, सुपर टॉपिक कुछ भी कह सकते हैं। आप जानते हैं दोस्तों टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन लगाया गया है, इनके एक्स्ट्रा फैक्ट रखे गए हैं। नीचे सीट है जिसमें हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जितने फैक्ट हमारे एग्जाम के लिए निकलते हैं, जो कि हमारे सभी वनडे एग्जाम में पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं, सबको पूरी तरह से कवर किया गया है। एक एक क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगाए गए हैं, ध्यान देंगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? करेक्ट आंसर होगा 1980 से लेकर 1985 तक। अब पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए दोस्तों। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से लेकर 85 तक था। इसने मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया था। एक एक क्वेश्चन, एक एक फैक्ट जहां से निकलता है आप अपडेट रखेंगे। पीडीएफ लेते हैं दोस्तों तो अंडरलाइन लगा के इनका प्रिंट आउट आप जरूर निकलवाएं, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, रिविजन करें। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया, हजारों बार पूछा गया है। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना हुई थी। अपडेट रहेंगे आप लोग।
अब चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, भारत की पंचवर्षीय योजना शुरू करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल दोस्तों हेराडोबल मॉडल पर आधारित था और मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। नोट देखेंगे दोस्तों, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। अपडेट रखेंगे जैसे भी क्वेश्चन टेंड करके पूछे जाएं। देखेंगे दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो इसकी समय अवधि थी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य था आर्थिक औद्योगिक विकास। अब नोट देख लीजिएगा दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जैसे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर क्रमशः जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। क्रमशः लगा हुआ है, यानी कि राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से और दुर्गापुर दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से। एक पॉइंट देखेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। रिवीजन जरूर करेंगे आप लोग। चलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर चलते हैं। दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसलिए एक असफल योजना माना जाता है। यही करके हजारों बार पूछा गया है, जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। ये पॉइंट देखिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश हजारों बार पूछा गया। कब कब? 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से दोस्तों 69 की घोषणा करनी पड़ी। और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। हजारों बार ये पॉइंट भी पूछा गया है। एक पॉइंट देखिए, और हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, तब निकलता है दोस्तों कीमत जिस दिन हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। अब चौथी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, मॉडल था डीआर गाडगिल मॉडल पर। मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई का महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट में निकलते हैं। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना की गई? तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही थी। पांचवी देखिएगा, मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। ये ध्यान रखेंगे। अब 3 क्वेश्चन देखिए। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? हजारों बार पूछेगा, आप लोग जानते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना ही है। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी? मोस्ट क्वेश्चन वो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही है। और किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई? तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना हमारा क्वेश्चन ही था, लेकिन यहाँ पे 2 फैक्ट हम और दिखाएंगे आप लोगों को। देखिएगा, समृद्धि की बात हो चुकी है 1980 से 85। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। 2 क्वेश्चन और देख लीजिए। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान को समाप्त करके की गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ? तो भी छठी पंचवर्षीय योजना ही थी। 7वीं देखिएगा, समय अवधि थी 1985 से 90। मुख्य उद्देश्य था दोस्तों रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। और एक क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में? तो दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। आगे बढ़िएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय अवधि थी 1992 से लेकर 1997। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। हजारों बार यही पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, कौन सा? किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 1993 में शुरू की गई थी? तो भी 8वीं पंचवर्षीय योजना है। 9वीं देखिएगा, समय अवधि थी 1997 से लेकर 2002। मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। इतना फैक्ट यहाँ से ध्यान रखेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय अवधि की बात की जाए 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना आपके सामने है। समय अवधि की बात की जाए 2007 से 2012। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। अब पॉइंट देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो कि 2010 में लागू हुआ? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं देखेंगे, समय अवधि 2012 से 17। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम समावेशी और सतत विकास। इसके बाद जानते हैं दोस्तों आप लोग कि पंचवर्षीय योजना समाप्त करके उसके स्थान पर दोस्तों 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग का गठन किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के दोस्तों इस समय वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब चलिए थोड़ा सा नोट देखिए दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, आप जानते होंगे यही बार बार कॉन्सेप्ट पूछा आता है, कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को गठित किया गया था। और योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं, जैसा कि दोस्तों हमारा निर्वाचन आयोग होगा, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, हमारे राज्य के लोक सेवा आयोग हो गए,
ये सारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन जो योजना आयोग था एक संवैधानिक संस्था नहीं था, ये भी बार बार पूछाता है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से है दोस्तों, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया था, तो वातावरण ध्वनि आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों। आप जानते हैं जनरल साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से हम लोग मिस नहीं कर सकते। जनरल साइंस का क्वेश्चन फिर आपके सामने आ गया है, सीट लगी हुई है, पूरी तरह से आप दोस्तों अपडेट रखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो कैलोरी में। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। नेक्स्ट, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और परमाणु बम का सिद्धांत किस प्रक्रिया पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ से, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। जो क्वेश्चन जहाँ पे लगाया था वहीं पे पूरा किया था मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकरल ने। ध्यान रखेंगे। अब 4 क्वेश्चन एक साथ देखिए। पहला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया था, तो सिल्वर आयोडाइड का। और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, या प्रयोग किया जाता है, तो हीलियम। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख से। नेक्स्ट, पेसमेकर का संबंध किससे, हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, तो किडनी में होता है। कहाँ पे, किडनी में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहा था, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, अमीनो अम्ल में। पित्त किसके द्वारा पैदा किया था, यकृत के द्वारा। और शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स कहाँ उत्पन्न होते हैं, अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है, कैल्शियम की कमी से। और पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आयरन की। किसकी, आयरन की। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।